गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने कक्षा 12 की फ़िज़िक्स में आपको घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ाया था और ये बताया था कि घर्षण से कैसे विद्युत तथा आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश के दो प्रकार बताए थे, धनावेश और ऋणावेश, और विद्युत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने आपको समझाया था। हमने ये भी बताया था कि किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह धनावेशित हो जाता है, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाता है। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से वह धनावेशित होता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इतना हम पढ़ चुके हैं कल। आज हमको पदार्थ की प्रकृति के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक इनके बारे में पढ़ना है। पदार्थ, उनकी प्रकृति के आधार पर पदार्थ की ये अवस्थाएं हैं: चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ को विद्युत रोधी भी कहा जाता है। कुचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ के बारे में कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को बहने देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने दें अपने में से होकर, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थों की ये विशेषता होती है कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है या अधिक होती है तो चालक पदार्थ आसानी से विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं। जैसे कि सभी धातुएं जो हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। तांबा है, सोना है, जस्ता है, चांदी है, ये सभी चालक हैं, है ना। धातुएं सारी की सारी कैसी होती हैं, अधिकतर चालक होती हैं। मानव शरीर ये भी कैसा है, चालक है ना। चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अधिक चालक होती है, क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद आते हैं कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो चालक या विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें रोक देते हैं। ऐसे पदार्थ कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों का उदाहरण होगा जैसे कि सूखी लकड़ी, है ना। सूखी लकड़ी में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वो सूखी है, तो यदि उसे गीली कर दोगे तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। रबर, कांच, प्लास्टिक आदि ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, कुचालक वस्तुएं होती हैं, इन्हें विद्युत रोधी भी कहते हैं। तीसरा जो स्थिति होती पदार्थ की, तीसरी अवस्था अर्धचालक। इसका नाम से स्पष्ट है, अर्धचालक
माने ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और चालक इनके बीच की होती है। चालक और कुचालक के बीच की जो अवस्था होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक अंग्रेजी में इन्हें बोला जाता है सेमी कंडक्टर। क्या बोला जाता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से तो कम होती है। अर्धचालकों की चालकता चालक पदार्थों से कम होती है, लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। अर्धचालक पदार्थ सामान्य ताप पर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु जैसे ही अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अर्धचालक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आएंगे? जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, Sb संकेत होता है इसका, कार्बन आदि, है ना। ये सभी पदार्थ अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का, पृथक्कृत निकाय से मतलब है वो खुद एक ऐसा निकाय जिसका दूसरे से कोई लेना देना ना हो, जिसको अलग कर रखा हो पूरे सिस्टम से। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित या नियत रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित या नियत रहता है, अर्थात निकाय में धनावेश और ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि कोई पृथक्कृत निकाय है तो उसका कुल आवेश संरक्षित रहेगा, वो बदलेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। और जो रेशम का कपड़ा है उस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर पहुंच गए तो रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। तो ऐसी स्थिति में कांच की छड़ पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन निकलने से धन आवेश आएगा, तो कांच की छड़ पर यदि प्लस क्यू धन आवेश उत्पन्न हुआ, प्लस कैपिटल क्यू, तो रेशम के कपड़े पर जो ऋण आवेश उत्पन्न होगा वो माइनस कैपिटल क्यू होगा। इसका मतलब ये है कि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो यदि पहली वस्तु पर मान लो 15 कूलाम का धनावेश उत्पन्न हुआ तो दूसरी वस्तु पर -15 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यदि इन दोनों वस्तुओं के आवेशों को जोड़ दिया जाए प्लस क्यू को माइनस क्यू से, तो कुल आवेश शून्य हो जाएगा। तो आवेशों का संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि कोई पृथक्कृत निकाय है, यहाँ पर कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा मिलकर के एक पृथक्कृत निकाय बना रहे हैं जिन्हें किसी तीसरी वस्तु से मतलब नहीं है। तो इनका जो कुल आवेश है वो संरक्षित रहेगा या नियत रहेगा, यानी इस पर जितना आवेश है वो नियत रहेगा और इस पर भी जितना आवेश है वो
नियत रहेगा और इनका बीजगणितीय योग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहता है। थैंक यू। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा का पूर्णांक गुणज होती है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि कोई आवेशित पदार्थ है तो उस पर आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा होगी वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होगी। देखिए इसको समझते हैं। सिद्धांत ये कहता है, मान लीजिए कि कोई आवेशित पदार्थ है, उस पर आवेश की कुल मात्रा Q है, कैपिटल Q। तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE के। Q बराबर प्लस माइनस NE के। यहाँ पे Q क्या है? Q है आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा। N यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, ये 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। E इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसका मान मैंने कल आपको बताया था, परिमाण रूप में इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 cc माने कूलाम। इसको मूल आवेश भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश पाया जाता है। ये आवेश ऋणात्मक होता है। यहाँ पर चूँकि अपन परिमाण रूप में लिख रहे हैं इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है? देखिए हम इसको समझते हैं कि कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ को हमने आवेशित किया। मान लिया ये कोई पदार्थ है, इसका नाम दे देता हूँ मैं A। ये कोई पदार्थ है, इसको हमने आवेशित किया। अब आवेशित कैसे करते हैं? कल हमने बताया था आवेश उत्पन्न करने के लिए हम 2 पदार्थों को रगड़ेंगे। वैसे आवेश 3 प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, वो मैं अभी आगे आपको फिर समझाऊंगा। तो हमने इसको आवेशित किया, इसके लिए हमने इसको घर्षण कराया किसी वस्तु से। तो या तो इससे 2 घटनाएं होंगी, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। मान लिया इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, सपोज कर लो। तो जैसे ही इस पर प्लस आवेश आया तो ये आवेशित हो गया। तो इस पर कुल कितना आवेश होगा? मान लिया इस आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा क्या है? Q। तो इस पर कुल कितना आवेश आएगा? Q। और ये कुल आवेश काय के बराबर होगा? प्लस माइनस NE के बराबर होगा। E का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस आवेश का पूर्णांक गुणक होगा इस पर जो कुल आवेश होगा। यदि मान लीजिए कि इससे 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 6। तो इस पर कुल आवेश की मात्रा होगी Q बराबर प्लस माइनस N का मान कितना हो जाएगा? 6 E। तो Q बराबर प्लस 6E। इतना आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा। E का मान ये है, ये हम रख के कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमने माइनस क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? देखो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर धन आवेश आ गया। धन आवेश आ गया तो हम धन ले लेंगे। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे होते तो इस पर ऋण आवेश आ जाता तो हम यहाँ से माइनस ले लेते। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी पदार्थ को आवेशित करेंगे तो उस पर आवेश या तो प्लस माइनस E उत्पन्न होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन गया है या एक इलेक्ट्रॉन पहुँचा है तो यहाँ N का मान 1 हो जाएगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है तो प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E, प्लस माइनस 5E डॉट डॉट डॉट। यानी किसी भी पदार्थ को आवेशित करने पर आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार इतना आवेश उत्पन्न हो सकता है। लेकिन किसी भी पदार्थ पर आवेश प्लस माइनस 3/2E, प्लस माइनस
1/2 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.7 इत्यादि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुल आवेश उत्पन्न होगा वो ई का पूर्णांक गुणक होगा। यहाँ पे ई में पूर्णांक संख्या का गुणा नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो ये इस प्रकार का आवेश किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा का पूर्णांक गुणज होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब हम इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।